हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस लीनियर अलजेब्रा में। तो इसमें एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, है ना। कई प्रॉब्लम आप पढ़ भी चुके हैं, एक प्रॉब्लम आज हम फिर ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कि सो दैट वी कैन ऑलवेज डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर, यानी तो कंडीशन क्या लग गई कि जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, यानी इसकी डायमेंशन क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे मान लो उसमें उसकी बेसिस में 10 एलिमेंट्स हैं तो उसकी डायमेंशन 10 हो गए, तो 10 क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि वी कैन ऑलवेज डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और जो फील्ड है आपकी वो क्या होनी चाहिए, रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स तो जनरल फॉर्म में हो गया, है ना, बिगेस्ट सेट है। अब उसी को देखिए हमने ओ आर करके दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया है कि आपसे पेपर में इस तरह पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर वो होगा तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेंगी, कॉन्जुगेट सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन निगेटिविटी। अगर ये फॉर्म कर गया तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा लिख दिया है कि आपको थोड़ा समय बच जाए इसमें। तो इसमें हमने क्या किया है कि V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो हमने मान लिया कि V की डायमेंशन n है, यानी डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n मान लिया। फाइनाइट क्वांटिटी है तो आप जानते हैं कि अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो उसकी बेसिस, समझ रहे हैं ना, बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। तो V के जो भी एलिमेंट होंगे उस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए ये पहले से आपको मालूम है, तो देखिए क्या कह रही है, लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब F क्या है, रियल आर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हमने जनरल फॉर्म में F लिख दिया है, लेकिन F जो है वो रियल आर कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकती है। ठीक है, F फर्दर लेट B। अब देखिए ये क्या है, B क्या है, लेट B इज इक्वल टू x1 x2 xn बी द बेसिस ऑफ V। B उसकी बेसिस है, तो इसकी V की डायमेंशन कितनी थी, n। तो आप जानते हैं बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इफ़ x एंड y आर एनी 2 वेक्टर्स इन V में कोई 2 वेक्टर्स हमने लिया x और y, तो आप जानते हैं कि एनी वेक्टर ऑफ V कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस। ये नियम है। तो देखिए यहाँ हमने क्या लिख दिया है कि V कैन राइट x इज इक्वल टू, तो x क्या था, V का एक वेक्टर है, तो उसी की बेसिस के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो देखिए ये α1 x1, α2 x2, αn xn है ना, ये बेसिस के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे y भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, β1 x1, β2 x2, βn xn। आप x1 x2 x3 को गलती से बदलिएगा नहीं, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वहाँ पर स्केलर के साथ साथ वेक्टर ये x1 x2 x3 बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे α1 x1, α2 x2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया β1 y1, β2 y2, ऐसा करके कुछ गलती से लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ स्केलर्स बदलेंगे, ये आपके एलिमेंट्स वही के वही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या लिख देते हैं कि ये वेयर, ये जो आपने कोफिशिएंट या स्केलर्स, तो α1 α2 αn, β1 β2 βn आर यूनिकली डिटरमाइंड सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F। यानी ये F के एलिमेंट्स हैं। तो F के एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया कि ये एलिमेंट्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कंबाइंड फॉर्म में चल रहा थ्योरम, है ना। फिर ये कह रहा है कि लेट अस डिफाइन, हम इसको डिफाइन करते हैं एक इनर प्रोडक्ट को। तो एक इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं xy, ठीक है, α1 β1 बार, ऐसा कुछ हम लगा चुके हैं। तो α1 β1 बार, α2 β2 बार एंड सो ऑन αn βn बार। ये नंबर 1 हमने एक डेफिनेशन ले ली। ये डेफिनेशन अब आप आखिरी तक तीनों पास्टुलेट में ध्यान रखिएगा। इसी डेफिनेशन से अगर हम वेरीफाई कर ले गए तो हमारा जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है
वी शो दैट वन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस फॉर एन इनर प्रोडक्ट, यानी कि ये नंबर वन है, ये इनर प्रोडक्ट की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि कितनी कंडीशन, नंबर वन कॉन्जुगेट सिमेट्री, नंबर टू लीनियरिटी, नंबर थ्री नॉन नेगेटिविटी, इनको हम तीनों को दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ना कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम सारा कुछ इसी जो है उस पर चलेंगे, डेफिनीशन पर। तब आप जो है ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, अब देखिए यहाँ हम डेफिनीशन फिर से लिख लेते हैं जो हमारे काम आएगी। एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा वन बीटा वन बार, अल्फ़ा टू बीटा टू बार एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन बीटा एन बार, नंबर वन। तो ये कंडीशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर वन कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री लेंगे, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लिख दिया क्योंकि जो हमारा फील्ड है कैपिटल एफ, वो जो है रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा वो ध्यान देंगे, तो कॉम्प्लेक्स में रियल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेट सिमेट्री यूज़ की जाएगी। इसलिए देखिए अल्फ़ा वन बीटा वन बार लिखा गया है। अगर ये केवल रियल नंबर होता तो यहाँ अल्फ़ा वन बीटा वन लिखा जाता, बार ना लगाया जाता, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए कॉन्जुगेट सिमेट्री यहाँ पर हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री में हम क्या प्रूव करेंगे, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम जो है एक्स वाई इज इक्वल टू प्रूव करके दिखाएं वाई एक्स दैट इज सिमेट्री एंड कॉन्जुगेट। तो हम ये आपको करके दिखाएंगे, तो ये जो है प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करिए, इसको लेके चलिए। क्या ध्यान दीजिए, एक्स कामा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा वन बीटा वन बार, अल्फ़ा टू बीटा टू बार एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन बीटा एन बार, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, सभी रियल नंबर भी हो सकते हैं, यानी कैपिटल एफ की फील्ड हमने यहाँ पर लिया है। तो आप जानते हैं फील्ड में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं बीटा वन बार अल्फ़ा वन, बीटा टू बार अल्फ़ा टू एंड सो ऑन बीटा एन बार अल्फ़ा एन। यहाँ लिख सकते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी इन फील्ड लिख दीजिए। तो फील्ड में रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों आ जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। फिर हम एल्जेब्रा ऑफ कॉन्जुगेट से क्या कर सकते हैं, आपको बता चुके हैं एक बार। बीटा वन अल्फ़ा वन बार, बीटा टू अल्फ़ा टू बार एंड सो ऑन प्लस बीटा एन अल्फ़ा एन बार, ऐसा कर सकते हैं। और ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम वो करके दिखाए थे। तो ये जो बार होगा ये सभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब सभी, तो इस पर जब बार आ जाएगा तो वो बार इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो बीटा वन पर बार लग जाएगा। और ये बार का बार मीन्स हो गया कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, तो ये अल्फ़ा वन हो जाएगा, तो वही का वही हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बार बार नहीं बता रहे, पिछले लेक्चर में देखिए तब करके हमने दिखाया था Z1 Z2 करके, है ना। तो एल्जेब्रा ऑफ कॉन्जुगेट्स ले सकते हैं इसको, कॉन्जुगेट्स। आप सभी लेक्चर्स को देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, एक डायरेक्ट यही लेक्चर देखने से आपका नुकसान रहेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा। तो इसके बारे में हमने क्लियर कर दिया है पिछले लेक्चर्स में, देखिएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं बीटा वन अल्फ़ा वन बार, तो बताइए उसके अनुसार ये हो जाएगा वाई एक्स। जैसे एक्स वाई में पहले एक्स अल्फ़ा वन तब बीटा वन बार था, यहाँ पहले बीटा वन तब अल्फ़ा वन बार है, तो वाई एक्स हो जाएगा। और ऊपर लगा है बार, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स बार, तो कॉन्जुगेट सिमेट्री होल्ड कर गई। इसका कॉपी कर लें। जल्दी करें भाई।
ठीक है। अब लीनियरिटी थोड़ी सावधानी समझिएगा। लीनियरिटी यहाँ क्या क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं एफ के फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब एक्स के बारे में बताइए। तभी हमने एक्स में लिखा था कि एक्स क्या है, एक वी का वेक्टर है, तो x इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस। तो आपको लिखवाया गया था, देखिए ये है x अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n xn। ऐसे y, तो बीटा इंटू वाई को लिखवाया था हमने बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा n xn, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट बेसिस। ठीक है, अब इसमें जो है ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म इधर ले लीजिए, x1 कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अल्फ़ा अल्फ़ा 1 बीटा बीटा 1 x1 बाहर आ जाएगा, फिर ऐसे अल्फ़ा अल्फ़ा 2 बीटा बीटा 2 x2 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा अल्फ़ा n बीटा बीटा n xn। ये हो गया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब हमको लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करने के लिए एक एलिमेंट और चाहिए। हमारा मतलब ये है कि हम इस तरह से इसको लिखेंगे ना, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड। तो जेड ले लिए, तो जेड एक थर्ड हमारा जो अगला एलिमेंट है, तो सबसे पहले उसको हम जो है यहाँ पर वो कराएंगे कि जेड है क्या। तो लेट z बिलोंग्स टू वी एफ। z भी एक जो है वेक्टर है, v का एक एलिमेंट है, देन z कैन बी रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म, है ना आल्सो। तो हम लिखेंगे z इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। तो गामा 1 ले लेते हैं, तो गामा 1 लेकिन x1 ही रहेगा, गामा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस गामा n xn, ये लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका z हो गया। तो नाउ अब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी शो करने चल रहे हैं। तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर x1 x2 x3 नहीं लेंगे, बल्कि इनका ये जो कोफिशिएंट है ये लिया जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, ये आपका इस प्रॉपर्टी से, नंबर 1 प्रॉपर्टी से, ये समझो x लिखा है, इतना समझिए x लिखा हुआ है, और ये समझिए y लिखा है। तो इसका कोफिशिएंट, तो इसके कोफिशिएंट में कौन आएगा, इसके कोफिशिएंट्स में ये आएंगे। ये समझो अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा n है, और गामा के कोफिशिएंट में यानी जेड के कोफिशिएंट में कौन आएंगे, गामा 1 गामा 2 एंड गामा n। ऐसे लिखेंगे, देखिए हम लिख के दिखाते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा बीटा 1 इंटू गामा 1 बार, वो प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए आप। ऐसे फिर लिखेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा 2 बीटा बीटा 2 गामा 2 बार एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा n बीटा बीटा n गामा n बार। देखिए ऐसा लग रहा है कि नहीं, है ना। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई में x1 का जो कोफिशिएंट है वो समझिए अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n है, और z में जो एलिमेंट्स हैं x1 x2 कोफिशिएंट वो गामा 1 गामा 2 गामा 3 है। तो बताइए पहले का अल्फ़ा 1 और दूसरे का बीटा 1 बार, तो पहले का ये समझिए अल्फ़ा 1 है और दूसरे का गामा 1 बार, ऐसे लगा दिया गया। अब यहाँ पर आप जो है अल्फ़ा को बाहर करिए, तो देखिए कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा बाहर ले लीजिए, तो अल्फ़ा 1 गामा 1 बार, अल्फ़ा 1 गामा 1 बार प्लस वहाँ जाइए अल्फ़ा 2 गामा 2 बार एंड सो ऑन अल्फ़ा n गामा n बार प्लस, अब बीटा बाहर लीजिए, बीटा कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा बीटा 1 गामा 1 बार बीटा 2 गामा 2 बार एंड सो ऑन प्लस बीटा n गामा n बार, ये बनेगा। अब इस प्रॉपर्टी को देख, इस इक्वेशन को देखिए नंबर 1 डेफिनेशन को, तो उसके अनुसार इसे क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए x कामा z। ये x का था, ये z का था।
फिर ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा आपका बीटा, और यहाँ पर ये बीटा हो जाएगा। तो बीटा 1 किसके लिए था? बीटा 1 y के लिए था, तो हो जाएगा y कामा z। ये आपका चल रहा है अल्फ़ा x प्लस बीटा y कामा z। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अल्फ़ा बार हो गया x कामा z, बीटा बार हुआ y कामा z। दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर गई, ठीक है। तो इस तरह बहुत ही सावधानी से आपको लिखना पड़ेगा, इसको कभी रटिए नहीं, है ना, अच्छे से लिखिए। आपके माइंड में होना चाहिए सही से कि ये लीनियर कम्बिनेशन है, तो लीनियर कम्बिनेशन कैसे लिखना है ना। फिर इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये नंबर 1 से ये लिख देते हैं फ्रॉम 1, यहाँ से भी फ्रॉम 1 ही सब, यानी जब जो भी कुछ लिखना है वो सब 1 से ही लिखना है, जो डेफिनेशन आपको दी गई है, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लीजिए लीनियरिटी, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक नॉन निगेटिविटी है, इसको कई बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब है ना। एक बार में लिखने से जो है ये आपको हो सकता है कि ना समझ में आए। तो पहले आप अच्छे से इसको समझिए कैसे लिखा गया है, समझा तो दिया हमने, रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो नहीं समझाता। उसके बाद जो है आप पेन से अपने जो है लिखिए, पढ़िए नहीं इसको, अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। इसको लिखिए हाथ से, तब जो भी दिक्कतें, जो भी कमियाँ होंगी वो सामने आपके आ जाएंगी कि हम क्या कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। तो जब फ्लुएंसी आ जाएगी तब फिर, है ना, तो काफ़ी फ्लुएंट होना चाहिए लिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कॉपी करिए इसको तुरंत। ठीक है, अब हम नॉन निगेटिविटी पे आते हैं। नॉन निगेटिविटी, इसमें क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं x कामा x, तो आपको जाएगा अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 ही बार हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों x हैं। फिर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 बार, अल्फ़ा 2 बार, एंड सो ऑन अल्फ़ा n बार। फिर आप जानते हैं कि अगर z बार है तो मॉड z स्क्वायर हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड अल्फ़ा 1 स्क्वायर, मॉड अल्फ़ा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन मॉड अल्फ़ा n स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्योंकि सभी स्क्वायर क्वांटिटी हैं, मॉडुलस हैं, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए 0 भी हो सकती हैं या 0 से बड़ी होंगी, निगेटिव का कोई चांस नहीं है। ये हो गया। फिर इन पार्टिकुलर अगर x आपका 0 ही हो जाए तो ये इम्प्लाई करेगा, और इम्प्लाइड बाई, है ना, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई क्या, वही चाहो तो फिर से लिख दो अल्फ़ा 1 बार, या वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा 2 बार एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n बार। दिस इज और सारी 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड अल्फ़ा 1 स्क्वायर, मॉड अल्फ़ा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस मॉड अल्फ़ा n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि ये सभी स्क्वायर क्वांटिटीज़ हैं, पॉजिटिव हैं, उनका सम 0 है। ये तभी संभव है जो वो सभी अलग अलग 0 हों, यानी सेपरेटली 0 हों। इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइड बाई अल्फ़ा 1 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू अल्फ़ा n स्क्वायर। ये सभी 0 है, देखिए सबको हमने 0 बना दिया। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 0 है, इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा 2 भी 0 है एंड सो ऑन इज इक्वल टू अल्फ़ा n भी 0 है। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सभी 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आपका x ही 0 है। तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई x इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर होगा वो 0 होगा। तो 0 से नीचे तो नहीं गया ना, तो निगेटिव नहीं बनेगा। तो ये नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। इसका मतलब हो गया कि जो ये कंडीशन दी गई थी नंबर 1, वो इनर प्रोडक्ट है ऑन द वेक्टर स्पेस VF, देयरफॉर VF इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, तुरंत कॉपी कर लें इसको।
तो बस एक लाइन और बढ़ा दीजिए, ख़त्म हो गया ये। तो देयरफॉर जो नंबर 1 हमने डेफिनेशन ली थी, तो 1 डिफाइंस, ठीक है, एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी एफ, ठीक है। सो वी एफ इज ए वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। तो आपने देखा कि वी एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। यानी हो गया कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस या इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ये प्रूव करने को दिया गया था, वो आपका हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप ये तैयार करिए, अच्छे से लिख के तैयार करिए। एक साथ कई चीज़ें बता देने पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसका एक सिमिलर प्रॉब्लम लिख देते हैं, वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो इतना कॉपी कर लीजिए। तो जैसे ये यहाँ पे जो फील्ड लिखी गई थी वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर थी, है ना, ये था। लेकिन वो स्पेशली अगर पेपर में दे दे कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे दें तो आपको रियल का नाम वहाँ पे नहीं लेना है। तो वो भी जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हम आपको कहना चाहते हैं, चाहे तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम बना देते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम है ये, है ना, कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही चल रहा है। नंबर्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, बस ये हम कहना चाहते थे। तो सेम प्रोसेस है, वही थ्योरम ही है। इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसमें केवल फील्ड को रियल और कॉम्प्लेक्स कहा गया, यहाँ केवल कॉम्प्लेक्स है। तो सेम प्रूफ है, कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स करके ही लगाया ही है। उसमें रियल से लगाते तो वहाँ पे बार ना लगाते, प्योर रियल नहीं बनाया, वो कॉम्प्लेक्स से ही लगाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें, सेम क्वेश्चन है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, वहाँ फील्ड एफ लिख सकते हैं या फील्ड ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो डेफिनीशन जो हमने दी थी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 1 बार प्लस अल्फा 2 बीटा 2 बार, ये डिफाइन आपको करना है। और उसी डेफिनीशन से आपको तीनों कॉन्जुगेट सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन नेगेटिविटी दिखाना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।